नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, मीडिया हो चाहे समाज हो, लंबे समय से अदालतों ने भी राजनीति में अपराधियों की साठगांठ या गठजोड़ का जो एक तिलिस्म बन चुका, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और काफी कोशिशें हुई। सोचा यह जा रहा था कि राजनीतिक दलों की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से इसकी बड़ी पहल की जाएगी, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी चढ़ जाता है तो कोई ना कोई तो सामने आता है और वही सुप्रीम कोर्ट को आखिर निर्देश देने पड़े कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। आपराधिक जो कैरेक्टर के जो लोग हैं 48 घंटे में अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर करने के साथ ही उसको आपको सार्वजनिक करना होगा। कई ऐसे पहलू हैं। बात यहीं पे, इससे पहले भी वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात हो, चाहे विज्ञापनों की बात हो, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें राजनीतिक दलों को आगे होकर के खुद को इसकी पहल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। दखल तब जब आप उस पर कोई पहल नहीं कर रहे हो, जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही, उन भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से मुझे अच्छे से ध्यान है कि संविधान सभा में जब संविधान की बात की जा रही थी, ये वही है। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ विधिवेत्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, रामनारायण मीणा साहब राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक, और भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। चाहे वीआईपी कल्चर जिसमें लाल बत्ती की बात थी, कहीं पे भी बत्ती जंप नहीं कर सकते आप, लाल बत्ती, वो बात हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आखिर दखल देना पड़ा। क्या ये काम राजनीतिक दल या फिर इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट और असेंबली नहीं कर सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम हमारे कानून बनाने वालों का अर्थात विधायकों का और सांसदों का है, वो जब अपना मामला आता है तो कानून बनाने में न केवल गुरेज और परहेज करते हैं, बल्कि वो सारे कार्य करते हैं। जैन साहब एक बार रोकना चाह रहा हूँ आपको, जैन साहब रोकना चाह रहा हूँ, आपका फेस नहीं दिख रहा, आप थोड़ा सा आप अपना फ्रेम ठीक करिए। वो सारा कार्य वो करते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे, उनके गलत कार्यों को प्रोटेक्शन मिलता रहे पब्लिकली, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट वर्षों तक संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें एक प्रावधान उन्होंने डाल रखा है कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से, मतलब अंतिम न्यायालय से उसकी अपील तय नहीं हो जाती, तब तक उसको डिबार नहीं किया जाएगा। लोकप्रिय के मामले में जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाकर ये चेंज किया कि अगर ट्रायल कोर्ट से ही सजा हो जाती है 2 साल से ज्यादा की, और अपीलेट कोर्ट सजा को तो निलंबित कर देता है परंतु दोष सिद्धि को निलंबित नहीं करता, तो वो आप डिबार होंगे। वो अब जाकर फैसला हुआ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया कि अपने आपराधिक बैकग्राउंड का या अपने असेट्स का, जो अपनी आपकी आर्थिक संपत्ति है, उसका डिक्लेरेशन करें। पीयूसीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, तब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब जहां तक केस, क्योंकि 2 अलग अलग मामले हुए, एक तो मुकदमे वापस लेने का और एक मामला ये हुआ है कि आपको डिक्लेरेशन करने का, 2 अलग अलग। ब्रजेश वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये 48 घंटे के अंदर अंदर पब्लिकली इसको करें, वेबसाइट पे डालें, और उसमें 8 पॉलिटिकल पार्टीज पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कहा है कि हम तो चाहते हैं कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी सांसद या विधायक नहीं बने, परंतु कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं, हमारी मजबूरी है। हम संवैधानिक मामलों में ही एक लिमिट में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। अभी हाल में ही केरल विधानसभा का मामला हुआ था,
जिसमें विधानसभा के अंदर उड़दंग करने वालों का मुकदमा वापस लेना चाह रही थी सरकार, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया कि नहीं, उड़दंग करने वालों के मुकदमे ऐसे वापस नहीं लिए जा सकते। और अब दूसरे मामले में जो 3 जजेज की बेंच है चीफ जस्टिस वाली में, उसने ये कहा है कि सिर्फ हाई कोर्ट की परमिशन से ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे, वरना 321 का ऐसा दुरुपयोग होता था कि जो हत्या का मामला हो चाहे बलात्कार का मामला हो, जैसे ही सरकार बदलती 76 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 या 8 एमपी शामिल थे, उनको वापस लेने के लिए 41 मामले महाराष्ट्र में, 60 मामले कर्नाटक में। एक तरीके का तमाशा हो रहा था। पर प्रश्न ये है कि शुचिता की तो सारी बातें करते हैं, हाल ही में प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट ने ही आने से पहले ये वादा किया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर एमपी एमएलए के मामले 1 साल में निर्धारित करा देंगे। 7 साल हो चुके हैं और मामले 17% बढ़ गए। निस्तारित होना तो बहुत दूर की बात है, वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यू। जहां तक एमपी एमएलए को फैसिलिटीज देने का, प्रोटेक्शन देने का मामला आता है, वहां सारे के सारे दल एक हो जाते हैं। और इसीलिए अब जो हमें आज भी कम से कम 116, कम से कम 150 से ज्यादा एमपी जैसे हैं जिन पे गंभीर मामले चल रहे हैं, परंतु कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट बार बार चेता रही है, और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर डायरेक्शन दिए हैं। कर अभी भी ये सरकारें नहीं चेतेगी तो ऐसा लगता है कि एक दिन पार्लियामेंट सिर्फ अपराधियों का अड्डा बन के रह जाए। बिल्कुल, समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कैरेक्टर के लोग कहां पहुंचेंगे और क्या स्थितियां बनेंगी। कहा यह जाता है कि राजनीतिक दलों में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं और जनहित में काम करने के वक्त लगते हैं, आपने पानी सप्लाई को लेकर के या बिजली की आपूर्ति पूरी कराने के लिए या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिनको लेकर के जनहित के मुद्दों पर जब वो संघर्ष करते हैं तो उसी दरमियान उन पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और वो लंबित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है पहले कि लंबित मामलों की पैरवी, यानी कि उनकी हियरिंग जो है डेट जल्दी हो ताकि उनका डिस्पोजल भी ठीक से हो सके। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। आपको लगता है कि मैंने कई बार असेंबली और पार्लियामेंट में भी सुगबुगाहट सुनी है कि संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी सीमाएं तय की हुई हैं। आपको लगता है जो काम पार्लियामेंट असेंबली में होना चाहिए वो नहीं करेंगे तो एक दिन लिमिट पे भी चर्चा होगी? यहाँ पे टीवी या मोबाइल ऑन है, किसी के यहाँ पे ऑन है तो वो आवाज पलट के आ रही है वापस। जी कंटिन्यू करिए अर्चना जी आप। जी, यदि प्रत्यक्ष सामने प्रमाण है कि विधानसभाओं में हमने देखा है, पार्लियामेंट में लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन कभी भी कोर्ट की, यानी जो ये वाली जो सबसे बड़ी चैलेंज है कि कितने क्रिमिनल्स जो आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, उसके ऊपर कभी किसी ने डिबेट नहीं किया है, कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। और इसी का अगर हम बोले यही एक कारण हो सकता है कि अगर हम आंकड़े देखें तो 2004 में जो रहे हैं 24% ऑफ एमपी जो थे उनके क्रिमिनल जस्टिस थे। 2009 में ये जो था नंबर 30% हो गया, 2014 में 34% और 2019 में 43% एमपी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आते हैं। अब यानी अगर इसको यहीं पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाया होता तो ये आंकड़े इस तरह से बढ़ते नहीं। और अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनका कहना था बिल्कुल यानी जिस तरह से उन्होंने वार्तालाप किया, बोले आज अगर सरकार चेंज होती है, एक मिनिस्टर है वो बोलेगा इस एमपी को मेरी असेंबली में, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में लगा दो, इस एसपी को मेरे यहाँ पर ट्रांसफर करो। बोले इस तरह से पूरा जो नेक्सस चलता है ना, बोले अगर हम लोगों को तो उन्हीं को सुनना है, वो हमको ले जाएंगे वहां पर और बोलेंगे इस केस को यहाँ पर इस तरह से करो, इस केस को इस तरह से देखो। तो यानी जिस तरह से ये दोनों नेक्सस चलता है पॉलिटिशियंस का और साथ में पुलिस को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो है ये है चैलेंज बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पहल की है, वाकई ये प्रशंसनीय है। लेकिन देखते हैं आगे इसका कितना इम्पैक्ट आता है। ये जो परसेंटेज जो अभी हमने बताया एमपीज का, ये आगे बढ़ता है या कहीं चेक होता है, ये आगे आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, एक मुकदमे जो वापस लेने का एक प्रचलन बन गया है। जो राजनीतिक दल आता है वो सबसे पहला काम यही करता है कि कमेटी फॉर्म करते हैं, उसके बाद में उसकी आड़ में मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं किसी भी नेचर के। अभी जैसे जैन साहब ने कहा मर्डर, रेप, छेड़छाड़, अगवा करना, इस तरह के मुकदमे वापस होते हैं। तो फिर इससे गंभीर क्या होगा? फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी की वहां स्थिति को लेकर के वो चर्चा एक अच्छे विचार के साथ में कर सकते हैं? जी अर्चना जी।
जी सर, ऐसे तो वापस मुकदमे वापस लेने का जो एक प्रचलन बन गया है, और उम्मीद होती है उनको कि अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो हमें मुकदमे तो वापस हो जाएंगे, कहीं कोई झंझट नहीं है। फिर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लगाम लगेगी, ना अपराध पे लगाम लग सकती, ना अपराधियों पे लगाम लग सकती, और फिर वो माननीय और होंगे। इनके जब सर्वे सर्वा हो जाते हैं, जब उन्होंने सोच लिया एग्जीक्यूटिव वगैरह सब उनके अंडर आ रहे हैं, तो उसके आगे आप क्या बोल सकते हैं? वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क के साथ साथ फुल स्टॉप भी लगाना होगा इनकी हरकतों के ऊपर। वो मुझे लगता है आम जनता को ही आगे आना होगा। जिस तरह से ये जो PILs का जो प्रचलन, मुझे लगता है ये भी अच्छा है। अब RTI के जो अंडर टेकिंग हो रही है, ये भी एक अच्छा चलन है। मुझे लगता है जितने कॉमन मैन जुड़ेंगे ना, ये एक अपने आप में रेवोल्यूशन है। इनके साथ जुड़ते जाइए, प्रश्न चिन्ह लगाइए, जनता के सामने जो चीजें आएंगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो शर्म आएगी इन लोगों को, जो बिल्कुल निर्भय होकर जिस तरह के ये लोग जो वापस ले लेते हैं मुकदमे और जो काम कर रहे हैं, अपने आप उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो मुझे लगता है जिस तरह से हमें वोटिंग राइट मिला है, उसी तरह से हमें RTI राइट मिला है, तो लगाएं, यानी लोगों को ही आगे आना पड़ेगा इस तरह से कि अगर ये केस आपके ऊपर था, ये वापस क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो कुछ NGOs आगे आए, कुछ सिविल सोसाइटी सामने आए, तो अगर सब लोग ओवरऑल एक मूवमेंट बनाएंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है उसको थोड़ा एनफोर्समेंट, उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिलेगा। जी रामनारायण जी, मीना साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मीना साहब सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, स्टार्ट हो गया सुनना, पहले तो नहीं सुन पा रहा था, अब सुनना शुरू हो गया। जी, सवाल ये है कि आप सुन रहे हैं ये राजनीति में अपराधीकरण, और कहा यह जाता है कि दागी हो या बागी जिता होना चाहिए, हर राजनीतिक दल का एक ही डर्रा बन गया है। जी मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, आज भी मैक्सिमम लोग अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, पढ़ लिख करके हाउस में आते भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी जमात पे वो कालिक लगती है, जिसको लेकर के पूरे समाज को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। क्या राजनीतिक दलों में ये इच्छा शक्ति सो गई या मर गई? क्यों ऐसी स्थितियां होती हैं सभी राजनीतिक दलों के? मैं किसी एक पार्टी को कटकर में नहीं खड़ा कर रहा, क्यों होता है ऐसा? जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लोग उनके पैनल बना करके आप लोग भेजते हैं, उसमें कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो बिल्कुल हम दम के साथ में कह सके हैं, ताल ठोक के कह सके कि हाँ बिल्कुल हार जीत अलग बात है, लेकिन हमारा कैंडिडेट इतना अच्छा है। देखिए शर्मा जी, समय बहुत राजनीति के लिए खतरनाक आ रहा है, प्रजातंत्र को कमजोर करने वाला आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले एक तरह से एकात्मवाद नहीं हुआ करता था, आज मसल्स पावर, मनी पावर ये पहले नहीं थे। आज ढरक बिठा करके प्रजातंत्र को कमजोर करके, हम कहने को तो इमरजेंसी कहते हैं, इमरजेंसी में तो अनुशासन आया था, आज की तारीख में जिस तरह से चल रहा है ये कोई पार्टी से छुट्टी नहीं है। और सबसे पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ जिन लोगों ने पहली दफा स्वर्गीय जयललिता जी के यहाँ जाकर के उनसे समर्थन लिया, उन्होंने समर्थन दिया, वहीं से राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया। और आज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहते हैं हम गोमा के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन गोमांस का भक्षण करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो एक बात अर्ज करूंगा, कोई तड़ी पा रहा हो वो व्यक्ति किसी स्टेट का कहीं का भी यदि जेल में गया हो और वो किसी प्रांत का, देश का, स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो इससे बड़ा अपराधीकरण क्या हो सकता है? ये कौन रोकेगा? जी, लेकिन एक बात और है मीना साहब, इस जवाब के साथ एक सवाल भी है, इस जवाब के साथ एक सवाल भी है। अक्सर आरोप यह भी लगते हैं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें फंसाया गया किसी मुकदमे में और वो जेल भेज दिया गया। आजकल सिस्टम पे भी आप लोग जो डाउट करते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि टूल के रूप में जब सत्ता में बैठे हैं राजनीतिक दल तो उसी तरह से काम लेते हैं, तो मालूम होता है कि मैंने इसको वैसे टूल की तरह चलाया, ये मेरे खिलाफ भी वैसे ही चलेगा। तो ये स्थिति भी साफ होनी चाहिए, जो एजेंसीज हैं उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए। और जो मुझे लगता है आज नहीं तो कल या तो राजनीतिक दल खुद तय करेंगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट को एक रोज ये भी दखल करना होगा कि अब राजनीतिक दलों को, सरकारों को, एजेंसीज के बिल्कुल एकदम फ्रीडम जो चाहिए वो फ्री होना चाहिए। आज हो यही रहा है सब जगह ही। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अर्ज कर रहा हूँ, मैं सामान्य बात अर्ज कर रहा हूँ। यदि व्यभिचारी जिनके हाईकोर्ट में केसेस चले हों, वो किसी मंत्रिमंडल के सदस्य हों, आपके जिनके छापे सीडी के कोई मंत्रिमंडल के सदस्य हों और किसी देश में या किसी स्टेट में हो, ये हमें सीखना चाहिए ब्रिटेन से। यहाँ साधारण बात में पार्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है।
पार्टी में अच्छे आदमी नहीं हो तो उस पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। वोट देते टाइम कम से कम अपराधी को वोट नहीं दे। नेहरू जी के समय नेहरू जी ने एक को टिकट दे दिया था गलत आदमी को, वो स्पीच देने गए, निर्दलीय आदमी जो असली कांग्रेसी था, जो नेहरू जी की पार्टी का था, उसको थंपिंग मेजॉरिटी से जीता और अपराधी को लोगों ने हराया। ये आम जनता में भी टेरर खत्म होना चाहिए। ये टेरर कैसे खत्म होगा? जब हमारी सेंट्रल लीडरशिप दबाव की राजनीति नहीं करेगी। आज देखिए जिस प्रकार से चंदे इकट्ठे हो रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के, पूंजीपति क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज CFCL में हजारों आदमी काम कर रहे थे। किसान जो कोरोना में डंडे खा रहा था, ये सब स्टेट्स में हुआ है। गरीब लोग भूखे पैसे चल रहे थे। तो ये जो फिर भी जनता सहन कर रही है इन चीजों को, अपराधियों को सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि अपराधी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन ईमानदार होगा, पॉलिटिशियन नेक नियति वाला होगा और हॉनेस्ट होगा, जिस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कभी अपराधियों के बारे में उनके पक्ष में नहीं सोचेगा, तो जाकर के प्रजातंत्र सुधरेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसके ऊपर बहस रखी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पहल स्टार्ट की है तो इस पे बहुत जल्दी ही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। और जब हर मामले में कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के खिलाफ या जो भी उनको होता है, सुप्रीम कोर्ट उचित समझता फैसले दिए, फिर इसमें फैसला देने में देरी क्यों हो रही है? ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे हमें संतुष्टि देने की जरूरत है। हम हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि ऑर्डर दे, ताकि राजनीति शुद्ध हो तो देश का वातावरण शुद्ध हो। देश का वातावरण शुद्ध होगा तो अच्छे आदमी आएंगे, अच्छी बात स्टार्ट हो जाएगी और देश आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार ये ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक आदमी वारंटी है, उसका वारंट निकला हुआ है और उसके बाद वो किसी हाउस का मेंबर होता है। बाद में पता लगता है कि ये तो इतने साल से फरार चल रहा है, ये हाउस का मेंबर बन करके बैठ गया और रोचक बात, मंत्री बन जाते हैं। जो SHO या जिला पुलिस कप्तान उसे ढूंढ रहे होते हैं, जब वो जाते हैं मंत्री महोदय, उन्हें सैल्यूट मारी जाती है। हालात ये हो गए हैं। फिल्मों में हम देखते थे कि ऐसा कभी संभव है, लेकिन वही हो रहा है। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राजनीतिक दलों में केवल हम एक दल पे छाप लगाएं, बिल्कुल नहीं है। सभी दलों में दलदल है। मैं जो कह रहा हूं, सभी में ये अपराधीकरण का दलदल सभी जगह है सर। तो कैसे ये दुरुस्त होगी व्यवस्था? कैसे हम कहें कि अब तो ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर भी नहीं बन सकता है कि कैंडिडेट को बाहर निकाले, सारे अपराध उसके खत्म हो जाएंगे। ये तो आप ही लोगों को करना है उसका। एक स्वच्छ भारत अभियान इस तरह और भी होना चाहिए कि राजनीति से अपराधीकरण में जो लोग जुड़े उनकी भी छिपनी हो। जी आशीष जी। जी योगेंद्र जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए कल का जो फैसला आया है वो राजनीति में शुचिता लाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है और हम निश्चित करेंगे कि हम सभी राजनीतिक दल इसकी पालना करें। मैं अभी रामनारायण जी को भी सुन रहा था, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तो रामनारायण जी को ये भी बताना चाहिए कि राजस्थान में जो MLAs हैं उनके बारे में ADR की रिपोर्ट क्या कहती है, और राजस्थान सरकार और राजस्थान की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और इनकी जो पार्टी है, उन्होंने इसको लेकर क्या कदम उठाया है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आप देखिए राजस्थान में 24 घंटे में तो चलिए आप लोग कोई कदम नहीं उठा सकते। मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में जहां जिन राज्यों में चुनाव, अगर वहां भी कदम उठा लेंगे तो कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ना, देखिए योगेंद्र जी, जो निर्णय है उसकी पालना करनी है, उसको सबको करना है। वो हम सबको पालना करनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। कोई इफेक्ट कुछ नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइन दी है कि जो भी इससे बेसिकली राजनीतिक दलों पे एक प्रेशर बनेगा कि वो कहीं ना कहीं आपराधिक जो लोग हैं उनको कम टिकट देंगे, क्योंकि अगर आप टिकट देंगे तो आपको 48 आवर्स के अंदर उनकी जो जितने मुकदमे हैं और आपने क्या कारण रहा कि आपने उनको टिकट दिया, इन सबके कारण आपको उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक प्रेशर रहेगा राजनीतिक दलों पे। और देखिए हमको कई चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर 2013 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था जिसमें उन्होंने तय किया था कि अगर लोअर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं या उसको सजा हो जाती है 2 साल से ऊपर की, तो उसके बाद उसको अगर कोई एग्जिस्टिंग MLAs है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, MP है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन था। आप देखिए यही UPA सरकार थी रामनारायण जी आपके नेतृत्व वाली, जिसने उसको खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाया था। और आपके जो आज के प्रभारी अजय माकन जी, उन्होंने बकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको जस्टिफाई कर रहे थे ये तो राहुल गांधी जी का भला हो कि उन्होंने 10 मिनट बाद ही उसको टोटल कंप्लीट नॉनसेंस कह दिया और सरकार को उस पर विवश होकर के
ये वापस लेना पड़ा। हमने वो दौर भी देखा है जब आप ऑर्डिनेंस लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी तो इस फैसले का सम्मान कर रही है और हम निश्चित करेंगे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां पारदर्शिता के लिए, शुचिता के लिए इसका सम्मान करें और इसका अनुकरण करें। जैन साहब, वापस आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है सर, ये तो बात ठीक है कि जो काम विधायिका को करना चाहिए था वो नहीं करने पर निश्चित रूप से आमजन के एक आस्था का दूसरा केंद्र भी हमारे न्यायपालिका के रूप में दिया है, वहां न्याय के लिए जाते हैं। अभी आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दल इसकी सफाई करेंगे या कोई गली निकाल लेंगे? देखो, राजनीतिक दलों से सफाई की न तो उम्मीद हमें करनी चाहिए और न राजनीतिक दल बातें चाहे कुछ भी करते रहें, वो किसी प्रकार का परिवर्तन करने की चेष्टा ही करेंगे। चलिए मान लीजिए यूपीए सरकार ने नहीं किया, 7 साल से एनडीए सरकार ने कौन सा अमेंडमेंट लाया? एनडीए सरकार ने घोषणा की थी कि हम 1 साल के अंदर अंदर एमपी एमएलए के मुकदमों का निस्तारण करा देंगे। कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, कुछ जगह बनी तो वो इतने ज्यादा केस हो गए वहां पर कि जहां पर जो नॉर्मल कोर्ट से उससे ज्यादा टाइम लगने लग गया। अब एक बात आपने और कही थी कि झूठे मुकदमे भी लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, राजनीतिक रंजिश पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी, और जैसे हमारे पंचायत राज और मामलों में प्रावधान है, वहां भी कहा कि सिर्फ एफआईआर होने से या चालान पेश करने से दोषी नहीं माना जाए। जब कोई जुडिशियल कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करके चार्ज लगा दे, उस पर आरोप लगा दे और वो आरोप उपलब्ध हो जाए या उसको कम से कम एक कोर्ट से सजा हो जाए, परंतु मुकदमे का निस्तारण टाइम पर हो। अगर मुकदमे का निस्तारण हम 15 साल तक अटका देंगे तो 15 साल तक वो लेजिस्लेटर बैठा रहेगा। और इसीलिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन किसी भी अधिकारी को नहीं बदला जाए जो इन मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं, और साथ ही कहा कि हाईकोर्ट मॉनिटर करे कि जल्दी से जल्दी इन मामलों का निस्तारण हो। ये काम लेजिस्लेचर का था कि वो स्पेशल कोर्ट्स बनाते। 4000 से 4500 से ज्यादा मुकदमे एमपी और एमएलए के अगेंस्ट पेंडिंग है और जिनमें 17% की वृद्धि हुई है पिछले 1 साल के अंदर। ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो सारी की सारी कही गई है। और इसलिए ये लगता है, पर एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक लिमिटेशन है। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय भी आ जाता है तो लेजिस्लेचर उसको कानून बनाकर लेजिस्लेटर उसको नलीफाई कर देते हैं। यही हो रहा था, या वही स्थिति अगर दोबारा नहीं आ जाए, इसके लिए तो सिर्फ एक जनता का ही प्रेशर है, क्योंकि विधायक अपने विरुद्ध कोई कानून लाएंगे इस बात की कोई संभावना होगी। जहां कर 25 से 30% विधायक जो अपराधी बैठे हुए हैं वो अपने विरुद्ध कोई कानून लाएंगे, इस बात की संभावना कम से कम एक मृगमरीचिका है। ये तो लगता है कि या तो जनता और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगी। जी अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा डिसीजन है ये गंदगी साफ करने के लिए, राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने के लिए, अपराधियों को बाहर करने के लिए, लेकिन मजबूरी यह है कि कोई रास्ते की जो एक ऐसी गलियां निकलती हैं कि यहाँ को गली निकाली जा सकती है। क्या वास्तव में अभी भी ये दुस्साहस हो पाएगा? सर ने अभी कहा, मेरा भी यही कहना है कि वोटिंग डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, जनता को ही उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है। कभी भी पॉलिटिशियंस कुछ ऐसी कोई लॉ लेकर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ फ्रेम नहीं करेंगे जिससे कि उन्हीं के भाई बंधुओं के अगेंस्ट कोई केस हो सके, दर्ज हो सके। तो ये हम लोगों को डेमोक्रेसी जो कहते हैं, एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है डेमोक्रेसी में। तो जिस टाइम पर देश में एजुकेशन आ जाएगा, हर लोग अपने राइट्स के लिए, अपने संविधान के लिए जो अवेयर हो जाएंगे, मुझे लगता है उस टाइम पर हर कोई, यानी आप, हम, जनता, हर कोई क्वेश्चन कर सकता है। तभी जाकर कोई नए लॉज बन सकते हैं, तभी एक सिल्वर लाइनिंग सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि लेजिस्लेचर कोई एक्शन लेगा इस तरह के कानून बनाने के लिए। मुझे वो एक फार-फेच्ड ड्रीम दिखता है अभी तक। जी मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। समय थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन महत्वपूर्ण है मुद्दा। आपके लिहाज से होना क्या चाहिए? पार्टी स्तर पे बातें उठती हैं कभी कि निशा भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, इसको मत दीजिए टिकट, पार्टी की छवि खराब होगी। ये सब जगह उठती है, सभी पार्टी में उठती है, लेकिन आज बिना कानून के मॉरल ड्यूटीज पे पार्टी कोई नहीं चल पा रहा। इतनी में भी आपको बल नहीं है, वो कोई भी हो, तुम्हें नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को बार बार, पहले ये 5 साल पहले भी इस तरह से केसेस चले थे, और एक पार्टी को हम कह सकते हैं, दूसरी पार्टी को वो आरोप डाल देंगे। प्रश्न पार्टी का, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट का, एनडीए गवर्नमेंट का नहीं है।
प्रश्न है देश की सुरक्षा कैसे की जाए, आम जनता में शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाए। ये जब तक विधायक पार्लियामेंट संसद में सही आदमी नहीं जाएंगे तब तक सही नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी लाइन से हट करके देश के हित में, इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन देना चाहिए। सुनाई करने से काम नहीं चलता। आज राम मंदिर का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके बारे में जो कुछ था होना था हो गया। ऐसे कठोर यदि सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट में करना चाहिए। हम सब समर्थन करेंगे। वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन ये काम विधायिका का है, विधायिका का या राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति का, वो क्यों नहीं कर पा रहे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट आज ग्रुपिज्म में बहुत सी स्टेट के चीफ मिनिस्टरों के बारे में आप सुनिए। दिल्ली में संसद में मंत्रियों की स्थिति देख लीजिए, हर स्टेट में देख लीजिए। इसलिए वो चीज नहीं है। एक व्यक्ति, एक मच्छी समुद्र को गंदा करती है, एक गंदा व्यक्ति राजनीति को गंदा करता है, देश कमजोर होता है। हमें प्रजातंत्र को शुद्ध करने के लिए हिम्मत सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका करेगी, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। समय कम है सर, समय कम है। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों की भी होनी चाहिए। पार्टी स्तर पे कहा तो बहुत जाता है, पार्टी के जो दावेदार कार्यकर्ता हैं वो बैठे रह जाते हैं। कोई भी ऊपर से पैरासूट ही ऐसा आता है, वो दागी भी होता है, बागी भी होता है, लेकिन जिताऊ का एक किरण दिखाई देती है उसमें, कि जीत सकता है, तो हम उसी पे दाव लगा बैठते हैं। सभी राज्यों में यही हालात हैं। नहीं योगेंद्र जी, ये बात आपकी सही है कि पार्टियां जब टिकट देती है तो उसमें कहीं न कहीं देखा जाता है कि वो जिताऊ उम्मीदवार है, तो फिर बाकी सब जो चीजें हैं, बाकी सब सारे गुण दोष जो हैं उसके, वो सब साइडलाइन हो जाते हैं। आपकी बात सही है। तो इच्छा शक्ति तो राजनीतिक दलों को दिखानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो राजनीतिक दलों को बाध्य भी करेगा और भारतीय जनता पार्टी भी उसी दृष्टि में कदम उठाएगी। देखिए हमको करना क्या है, देखिए अभी तक जो भी सुधार हुए हैं उसमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहे हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, वही तो सर हम कह रहे हैं कि हमारे लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, उनको भी तो कुछ करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे क्यों रहे? तो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक बार तो कदम उठा के देखें सभी लोग कि हाँ बिल्कुल गंदगी हमें साफ करनी है, इसे हम आगे नहीं आने देंगे। क्यों एक बार के लिए वो माननीय बनते हैं, अगली बार को सरकार आती है उस पर एक्शन करती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन खैर चले, राजनीतिक दलों को भी ये शूट करते हैं कि उनकी कुंडली भी पैरेलल साथ में रखी जाती है, कि कभी आंख दिखाएगा तो फाइल भी दिखाई जाती है उसको, कि देख भैया ये आपका खानदानी सफा खाना भी हमारे पास में, इससे आपका इलाज भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं कि चलिए जो काम राजनीतिक दलों को करना था वो नहीं कर पाए, तो देश हित में उन्होंने बड़ा डिसीजन किया है। उम्मीद है कि राजनीतिक दल अब इस पर गौर करेंगे और जो तस्वीर आम जनता देखना चाहती है वो जरूर दिखाई देगी। तभी पार्लियामेंट और असेंबली उनकी सार्थकता हो पाएगी और जो उम्मीद की जाती है कि हाँ ऐसे लोग पहुंचने चाहिए तभी पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।